सोमनाथ। तो 1000 साल के बाद अखंड भारत के संदेश के साथ सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जा रहा है। विशेष इसी पर आधारित है सोमनाथ स्वाभिमान पर्व, इतिहास और नए भारत का सेतु। हमारे साथ दो विशेष मेहमान जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर हीरामन तिवारी, आप इतिहासकार हैं, बहुत बहुत स्वागत है प्रोफेसर साहब आपका। हमारे साथ समीर चौगांकर, वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ रहे हैं। समीर साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रोफेसर साहब आप ही का रुख करेंगे। 1000 साल पहले का पहला आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर 1947 में मजहब के आधार पर भारत का बंटवारा होता है और 47 के बाद 1951 में सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण होता है, प्राण प्रतिष्ठा का समारोह होता है। एक इतिहास की तारीख ये, एक तारीख 1026 की वो तारीख, और आज एक तारीख है जो बनती है 11 जनवरी 2026 की तारीख। एक इतिहासकार की नज़र से आप किस तरह से इन तारीखों को परिभाषित करेंगे जब हम बात करते हैं सोमनाथ मंदिर के इतिहास से लेकर नए भारत के सफर की? ऋतु जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार और चौगांकर साहब को नमस्कार, और विश्व हिंदी दिवस कल था, उसकी आपको शुभकामनाएं। और आपने जो पूछा कि इतिहास में तिथि का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है, इसलिए ये 1000 सहस्त्र वर्ष की जो बात की जा रही है उसमें कितनी बार आप प्रधानमंत्री का आपने उद्बोधन अभी सुनाया, सबको, पूरी दुनिया को सुनाया कि 1000 वर्ष में कितनी बार इसको विध्वंस किया गया, और विध्वंस के पीछे लुटेरापन, लोलुपता, लालच नहीं, घृणा थी। इसीलिए उन्होंने कहा कि हमसे जो इतिहास, क्रूर आतंक, आतताई जो इतिहास था उसको छुपा करके कुछ और लिखा गया। चूंकि इतिहास विभाग से संबद्ध होने के नाते, विद्यार्थियों के नाते, मुझे ये तिथि की आपने चूंकि बात की, इसलिए 1000 वर्ष मायने रखते हैं। आपको स्मरण होगा कि चलते चलते एक बार डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ महीने पहले कह दिया था, मई में, जब पाकिस्तान भारत का युद्ध हुआ था या ऑपरेशन सिंदूर पे, कि ये हजारों वर्षों से लड़ रहे हैं। क्या ये एक भूल थी उनके मुंह से? नहीं। ये जो भावना है, जो जो एक धर्मांधता है, जो कट्टरपंथी है, उसकी भावना 1000 वर्ष से ज्यादा से भारत संघर्ष कर रहा है। भले ही उस समय लोगों ने पर उपहास किया हो कि उसको नहीं पता है, लेकिन भारत तो संघर्ष करता रहा है। इसी बात को रेखांकित करने के लिए ये स्वाभिमान पर्व जो मनाया जा रहा है, तो 1000 वर्ष तो वो बहुत महत्वपूर्ण है। और बहुत विस्तार से आपने अपनी पैकेज बताया कि जो गजनी का जो महमूद आया था, वो अपने साथ इतिहासकारों को लेकर के आया था, और उन इतिहासकारों में अलबरूनी, जिसके नाम पर लोग सांस लेते हैं भारत के इतिहास को लेकर के, उसने लिखा है, अल-तुर्शी ने लिखा है, और वो कहते हैं वो धन तो लिया होगा, लेकिन उसकी सबसे जो विकट इच्छा थी कि मूर्ति को भंग किया जाए, हमारे प्रार्थना स्थल को तोड़ा जाए, जिससे कि हमारी मानसिकता, हमारी सभ्यता पर आघात पहुंचा जाए। इसलिए जो हमें पढ़ाया गया है, इसलिए 1000 वर्ष का समय बहुत होता है, फिर भी भारत की अपनी चेतना है, भावना है। और प्रधानमंत्री ने कहा कि शिव तो सोम है, स्वयं में अमृत है, उनको कितनी बार कोई उनके मंदिर को, उनके आवास को तोड़ेगा? हमको और आपको, भक्तों को कष्ट हो सकता है, लेकिन वो खड़े होंगे इसलिए बार बार। और 1706 में जब अंततः एक बार फिर औरंगजेब ने उसको तोड़ा, मुझे नहीं लगता है कि किसी इतिहासकार ने किसी प्रकार का न्याय किया होगा ये कह करके कि उसने धन के लिए तोड़ा होगा, क्योंकि धन तो बहुत लूटा जा चुका था। और तोड़ा ही नहीं, हमारी जो विग्रह है, प्रतिमा है शिव की, जो हम सबके हृदय में रहती है, भारतीयों के हृदय में रहती है, उसको तोड़ करके ऐसे स्थान पर लगाया गया बार बार। गजनी में जाकर के जो शाह एक मस्जिद बनाई थी, उसकी सीढ़ियों पर रखा था टूटे हुए जो अवशेष थे हमारे शिवलिंग के, जिससे कि जो नमाज पढ़ने वाले लोग हैं वो उन पर चल करके जाएं। यही परिस्थिति में हम सदैव कहता हूं, चाहे हम मथुरा में जाएं, कहीं भी देख लें, जब ये भावना होती है कि हम किसी को दबा करके, किसी के धर्म का, किसी की सभ्यता को नष्ट करके अपनी सभ्यता को बढ़ाना चाहते हैं, इसी की ओर इंगित किया था प्रधानमंत्री ने कि जो लोग दूसरे की सभ्यता का विनाश करके अपनी सभ्यता का विकास करना चाहते हैं, वो काल के कपाल में लुप्त हो जाते हैं। लेकिन शिव वहीं खड़ा है, भारत वहीं खड़ा है,
संस्कृति सभ्यता वहीं खड़ी है। इसलिए ये 1000 वर्ष का जो तिथि है और 1026 से बिल्कुल 2026 प्रोफेसर साहब, ये 1000 साल भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन ये 75 वर्ष भी बहुत महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल 1951 से और लेकर आज 75 तक वर्ष का जो इस सफर वर्ष रहा, हो रहे हैं हमारे उसके साथ उद्घाटन के लिए। वरिष्ठ पत्रकार समीर जी, चौगांकर भी हैं। समीर जी, बहुत इस बड़े मौके लेखक भी पर हैं। जी, इस मौके पर अगर प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि आने वाले समय के लिए भी बहुत बड़ी चुनौतियां हैं, वो ताकतें आज भी हैं जिन ताकतों ने सोमनाथ मंदिर पर अतिक्रमण करा, उसे नष्ट करने की एक मंशा थी जिसमें वो कामयाब नहीं हुए। वो किन ताकतों की बात प्रधानमंत्री आज सोमनाथ की धरती से कर रहे हैं और देश को चेता रहे हैं? ऋतु जी, देखिए, अभी हीरामन तिवारी जी ने बहुत अच्छे से इसके इतिहास के बारे में हम सबको बताया, दूरदर्शन के सब दर्शकों को। और जब प्रधानमंत्री मोदी जो जिस बात का जिक्र कर रहे हो, जब जो जानना चाहती है, तो प्रधानमंत्री यही कह रहे हैं कि भाई कौन लोग थे जिन्होंने 1951 में जब सरदार पटेल ने जब शुरुआत की थी, हालांकि सरदार पटेल जी का निधन हो गया था, उसके बाद जिस तरीके से सोमनाथ मंदिर जब बन रहा था, तो उसमें किसी तरह से अवरोध करने की कोशिश की थी। कौन थे वो जो इस सनातन के इतनी बड़ी ताकत को अपने प्रखर रूप से बाहर न आने देना चाहते थे? और मैं तो ये कहना चाहता हूं कि भाई आज प्रधानमंत्री मोदी को जब इतना क्यों करना पड़ा? अगर यही बात देश जब स्वतंत्र हुआ था तभी अगर देश की पहली सरकार ये करती सनातन को लेकर, सारे मंदिरों को लेकर, तब तो ना मुगलों का शासन था ना अंग्रेजों का था, देश स्वतंत्र हो गया था। अगर सरकार चाहती तो कैबिनेट की बैठक बुलाती और उस जिस तरीके से सोमनाथ का मंदिर का पुनर्निर्माण होना था, सरकार उससे करवाती। ठीक है, सरकार पैसा नहीं खर्चती, लेकिन सरकार तमाम लोगों से को कमेटी में बिठाती और सरकार खुलकर कहती, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू खुलकर कहते कि ये हमारे देश का गौरव रहा है, सनातन का गौरव रहा है, इसे हम धूमधाम से बनवाएंगे। और राजेंद्र प्रसाद के साथ अगर जवाहरलाल नेहरू भी जाते अगर सोमनाथ की प्राण प्रतिष्ठा में, तो आज प्रधानमंत्री मोदी जी को यह कहने की जरूरत नहीं पड़ती। 1952 में जो कांग्रेस की मानसिकता थी, 2024 में भी कांग्रेस की वही मानसिकता है। जब राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा होती है तब भी कांग्रेस की वही मानसिकता नजर आती है। जब उद्घाटन होता है तब भी यही मानसिकता नजर आती है। और आज जब प्रधानमंत्री मोदी सोमनाथ स्वाभिमान पर्व बनाते हैं तब भी कांग्रेस की मानसिकता नजर आती है कि कांग्रेस एक शब्द ये कहने को तैयार नहीं है कि यह देश के गौरव का मामला है। और कांग्रेस कम से कम ये तो कह सकती थी कि जब यह पुनर्निर्माण हुआ था उस समय कांग्रेस की सरकार थी, मुंशी जी कांग्रेस के मंत्री थे, कांग्रेस की सरकार में हुआ, कांग्रेस यह कहने की ताकत नहीं रख पा रही। तो आप समझ सकते हो कि किस तुष्टीकरण की कांग्रेस राजनीति करती है। और जो प्रधानमंत्री मोदी ने जिक्र किया था वह इसी और जिक्र था कि एक इतने बड़े आक्रमण को एक छोटा सा आक्रमण बताकर उससे कवर करने की जो कोशिश की गई थी, इसे सिर्फ एक आर्थिक लूट बता के जो कोशिश की गई। जी, प्रधानमंत्री मोदी को देखिए, एक सांसद के रूप में बनारस से वो जीत कर आते हैं और बनारस में काशी विश्वनाथ का मंदिर वो क्या भव्य कॉरिडोर वहां बनाते हैं एक सेवक के रूप में। तो काशी कॉरिडोर का उन्होंने कल करा। अगर ट्रस्ट की बात करें तो ट्रस्ट के अध्यक्ष है वो सोमनाथ ट्रस्ट के। उसके पहले वो गुजरात के प्रधानमंत्री के पहले गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, उसके पहले एक संगठन के कार्यकर्ता रहे, संघ के स्वयंसेवक रहे और वहां मुख्यमंत्री रहते उन्होंने जिस तरीके से सोमनाथ के लिए तमाम तरीके से प्रयास किए। आज जब सोमनाथ स्वाभिमान पर प्रधानमंत्री मोदी बना रहे तो मुझे लग रहा है ये कोई भारतीय जनता पार्टी का सोमनाथ का मंदिर नहीं है, ये तो देश का मंदिर है और इसमें सभी लोगों का शामिल होना चाहिए था। राहुल गांधी भी अगर उसको लेकर ट्वीट करते, कांग्रेस भी उसको लेकर ट्वीट करती और प्रधानमंत्री मोदी को बधाई देती कि आपने इस 1026 में जो आक्रमण हुआ था उसके 1 साल पर आपने जो स्वाभिमान यात्रा शुरू करी है, हम भी आपको इसमें बधाई देते हैं, हम भी इसमें शामिल होते हैं। तो मुझे लगता है ये बेहतर होता। जिस तरीके से कांग्रेस ने इसको लेकर चुप्पी साधी है, इससे दूरी बनाई, ये बताता है कि जवाहरलाल नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक की कांग्रेस में कोई परिवर्तन नहीं आया है। अब प्रोफेसर साहब, गुलामी की मानसिकता ने विरासत को भुलाया है, इस तरह की एक बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही। और क्या आपको लगता है कि दुनिया के कई ऐसे मुल्क हैं जिन्होंने बहुत संघर्ष करा और जब संघर्ष किया, उस संघर्ष को आज की पीढ़ी तक जिंदा रखने की एक बड़ी जिम्मेदारी इतिहासकारों की, बुद्धिजीवियों की भी रहती है? क्या आपको लगता है भारत में 1951 की जो घटना रही सोमनाथ मंदिर की, या फिर 47 के बाद से, बंटवारे के बाद से जो एक भारत ने अपने विकास की यात्रा को शुरुआत की, उसमें भी इतिहासकार कहीं ना कहीं चूके हैं बहुत सी ऐसी घटनाओं के उस गौरव को सामने रखने के लिए? इसके पीछे एक बड़े कारण क्या? जी, अभी समीर जी ने उस तथ्य को बड़े अच्छे ढंग से रखा है कि जो 1000 वर्ष पहले मान लिए हो गया था 1951 में। भाई 1947 में जब देश स्वतंत्र होता है तो 12 नवंबर को एक जनसभा में सौराष्ट्र में सरदार वल्लभ भाई पटेल
स्वयं से यह प्रण लेते हैं कि हमको इस विरासत को सजीव करना है। आपने बात की, इसलिए प्रधानमंत्री कहते रहते हैं विरासत भी और विकास भी। आज भी उन्होंने कहा कि हमें 1000 वर्ष की जो भावना है उसको आगे लेके जाना है। लेकिन आपने इतिहास की बात की, तो इतिहास जो वेदता थे, इतिहास लेखक थे, अभी बताया समीर जी ने कि किस प्रकार से छुपाया गया है। प्रोफेसर साहब, इतिहासकारों ने छुपाया इसे। जी जी, बिल्कुल इतिहासकारों की क्या इतिहास, भूमिका थी, इसीलिए बुद्धिजीवियों प्रधानमंत्री की क्या भूमिका थी? हम इसलिए कह रहे हैं कि सरकारें अपने तरीके से हो सकता है काम कर रही होंगी, क्योंकि ने उसका बुद्धिजीवी की विश्लेषण मैं बात कर समीर रहा जी हूँ। कर रहे हैं। एक बुद्धिजीवी इतिहासकार की हैसियत में आपको क्या लगता है, क्या देश के साथ छल हुआ? मैं ऋतु जी बुद्धिजीवियों की बात कर रहा हूं, इसीलिए उन्होंने भी यही कहा कि यदि सरकार जो करती है, बुद्धिजीवियों ने जिस प्रकार से, चाहे वो महमूद गजनवी हो, चाहे वो खिलजी हो, चाहे वो औरंगजेब हो, सबको ये बताया गया कि ये तो धन लोलुपता के कारण जाकर के मंदिरों को लूटते थे, तोड़ते थे, लेकिन ये किसी के गले उतरने वाली बात नहीं है। मैं इतिहासकारों की ही बात कर रहा हूं, जबकि साक्ष्य और प्रमाण आपके सामने है। आप किस भावना से होकर के ये कहना चाहते थे कि यदि हमको ये कहेंगे इन लोगों को, या चाहे वो मुगल हो, चाहे उससे पहले सुल्तान हो, चाहे वो गजनी हो, और कि जिन्होंने घृणा की भावना से हिंदू धर्म, सनातन धर्म को नष्ट करने का प्रयास किया, क्या भावना उसके पीछे थी, उसका बल सरकार से ही तो मिलता है। तो बुद्धिजीवी जो है वो सरकार के की जो भावना थी उस समय, यही नहीं, स्वयं अभी समीर जी ने बताया कि प्रधानमंत्री, तत्काल प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लियाकत अली को भी चिट्ठी लिखी थी, और ऑलमोस्ट लगता था कि क्षमा याचना कर रहे हैं कि देखिए ये सब जो है यहाँ पे हो रहा है, चाहे वो दरवाजे की बात हो रही है अफगानिस्तान से, या दूसरी बात आपने बताया कि प्रधानमंत्री ने चिट्ठी लिखी थी सभी जो हमारे राजदूत हैं, जी, इंक्लूडिंग उन्होंने यहां तक उस चिट्ठी में लिखा कि एआईआर, यानी कि एआईआर पे इस पूरे समारोह को उस विस्तृत तरीके से हम नहीं देश को पेश कर रहे हैं। वो एक तरह से वो इसमें अपोलोजेटिक थे कि जो हो रहा है मैं उससे सहमत नहीं हूं। तो ये उनकी जो धर्मनिरपेक्षता की जो उनका जो अपनी परिभाषा उनकी थी, लगता था कि उस पर आघात लगेगा। ये बिल्कुल विस्मय कर देने वाली बात है कि समीर जी, ये ऐसा क्यों धर्मनिरपेक्षता की सोच थी या मजहबी कट्टरता के सामने घुटने टेकना था सरकारों का? उसका जो लैटर पार्ट है कि जो मजहबी कट्टरता जिसका उल्लेख आज प्रधानमंत्री ने कहा, उसके सामने घुटने भी टेकना, या क्या ऐसा कारण था? अभी समीर जी ने बताया कि आज भी चाहते, चाहे वो 2 वर्ष पहले जो अयोध्या में इतना भव्य निर्माण हुआ राम मंदिर का, और वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद हुआ है, उसमें जाकर के दर्शन करने के बजाय आपने देखा होगा एक से एक बड़े से लेकर के सभी नेता जो कांग्रेस के थे, विपक्षी नेता, उन्होंने उपहास किया था। यहां तक कि कहा गया कि वहां पर लोग जो है, एक महिला विरोधी वक्तव्य दिया गया कि वो नाचने गए थे वहां पे। बिल्कुल प्रोफेसर साहब, कि क्या भावना है। जी प्रोफेसर साहब, समीर जी भी जुड़े हुए हैं। समीर जी, क्या आपको लगता है इतिहासकारों ने, बुद्धिजीवियों ने जो गलती की, सरकारों ने तो एक बड़ी गलती की ही, हम मानते हैं, प्रधानमंत्री का ही नहीं कहना, हम जिस तरह से पूरे अगर इतिहास को देखें और इतिहास में तमाम उन दस्तावेजों को देखें जिनमें ये तमाम बातचीत हुई है, वो दिखाती है कि किस तरह से एक हिंदुत्व की परिभाषा को लेकर अगर आप शर्मसार बार बार हो रहे हैं तो ये किसी देश के संघर्ष के लिए भी बहुत अच्छा नहीं है, उसके भविष्य के लिए कोई बहुत अच्छा नहीं है। क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री जब ये कहते हैं कि मजहबी कट्टरता आज भी भारत के लिए एक बड़ी चुनौती है, सतर्क रहने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है, तो किनके लिए वो ये इशारा कर रहे हैं? बिल्कुल ऋतु जी, और मुझे लगता है कि देखिए जब सरकार आई, नेहरू जी की सरकार बनी और लंबे समय तक कांग्रेस का शासन रहा, तो जो विचारधारा के लोग थे, वामपंथी विचारधारा के लोग थे, उस विचारधारा के लोग थे, उन्हीं इतिहासकारों को मौका दिया गया, उन्हीं इतिहासकारों को आगे बढ़ाया गया, उन्हीं इतिहासकारों से किस तरीके से कुछ लोगों से लिखवाया गया। कुछ लोग इतिहासकारों ने सरकार को खुश करने के लिए जिस तरीके से इतिहास लिखा और उस इतिहास को बड़ा चढ़ाकर बताया गया और पेश किया गया कि उन्होंने जो कहा है वही सत्य है, और उसी आधार पर इतिहास को देखा गया। लेकिन हमारे देश में ऐसे इतिहासकार भी है जिन्होंने उस इतिहास को बताया कि इतिहासकारों ने किस मानसिकता से उस इतिहास को किया गया था, और अब वास्तविकता धीरे धीरे देश के सामने आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी का इशारा उसी था, और प्रधानमंत्री मोदी ने संकेतों में यह इशारा कर दिया है कि भाई महमूद गजनबी ने जो किया था वो चला गया, वो इतिहास बन गया है। लेकिन देश में कुछ ताकतें ऐसी है जो महमूद गजनबी की मानसिकता को रखती है, और इस देश के अंदर एकता की जो भावना है उसे कैसे तोड़ा जाए उसके इसमें लगी रहती है। तो हमें सतर्क रहना होगा उस मानसिकता से,
देश को 2043 में विकसित भारत करना है। और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, अब राम से राज्य और देव से देश की बात करने वाले लोग हैं, हम हर जीव में शिव को देखने वाले लोग हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से आह्वान किया है कि भाई हम उस मानसिकता के लोग हैं। तो कौन मानसिकता के लोग हैं? जो हमारे इस धरोहर को, इस हमारे सनातन धर्म को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। उनसे सतर्क रहने की जरूरत है, उन्हें पहचानने की जरूरत है और ऐसी ताकतों को कमजोर करने की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने आज जिस शब्द अपने भाषण में कहा है, देश की जनता इस बात को समझेगी कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने सनातन को फिर से स्थापित करने के लिए कोशिश की है, तो देश की जनता भी अब समझेगी कि हमारे इतिहास के साथ किस तरीके से खिलवाड़ किया गया, कैसा झूठा इतिहास हमारे सामने परोसा गया। और आज भी देश में ऐसे लोग हैं जो प्रधानमंत्री मोदी के 2047 के विकसित भारत को रोकने के लिए तमाम अपनाते हैं। और उसमें से एक उदाहरण ये भी है कि जब ट्रम्प साहब कहते हैं कि भारत की इकोनॉमी डेड है, तो राहुल गांधी कहते हैं कि इंडियन इकोनॉमी इज डेड, ट्रम्प इज डेड। और आज हम बता रहे हैं कि हम दुनिया की तीसरी इकोनॉमी बनने की ओर जा रहे हैं। और ट्रम्प के तमाम तरह के सैंक्शन के बाद भी, टैक्स के बाद भी आज हम इस एक पॉइंट के ऊपर हमारी स्थिति बनी हुई है। तो मुझे लग रहा है कि दुनिया को पता है कि भारत कहाँ पहुंच रहा है। और ये 2014 के बाद जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने देश को एक गति दी है, मुझे लग रहा है 2047 में प्रधानमंत्री मोदी का जो सपना है कि भारत विकसित दिखे, तो 2047 में भारत विकसित होगा। बस प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि हमें बटना नहीं है। जो देश चाहता है, जो भविष्य हम चाहते हैं, उसके लिए हमें हमारे सनातन को साथ को लेके, हमारे पूर्वजों ने जो त्याग करा उसको साथ में लेके, जिन लोगों के त्याग सबको साथ में लेकर हमें आगे बढ़ना है। विकसित भारत के सफर को पूरा और उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए बहुत जरूरी है कि भारत एकजुट होकर सोचे, एकजुट होकर रहे। और जिस तरह से सनातन की संस्कृति है वो सभी भारतवासियों, सनातनियों को एकजुट करती है, उसमें विश्वास की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब आपका भी और समीर साहब आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए।